तो देखिए बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस, बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस में हम बायोकेमिस्ट्री में दो तरीके की इंटरेक्शंस पढ़ते हैं. फर्स्ट इज कोवेलेंट इंटरेक्शंस एंड सेकेंड इज नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, वीक इंटरेक्शंस. ठीक है जी. कोवेलेंट इंटरेक्शंस, नॉन कोवेलेंट या फिर वीक इंटरेक्शंस. अब कोवेलेंट क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है बताओ? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्या होती है इसमें? इक्वल शेयरिंग होती है बिटवीन टू एटम्स. ठीक है. व्हेन टू एटम्स कंट्रीब्यूट इक्वली देन दे फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड. आगे समझ में ये नहीं आई? इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली. ठीक है. आगे बात समझ में नहीं आई? कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है और ये ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है, इसलिए इसको हम स्टेबल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टेबल. आगे बात समझ. कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच बनता है? टू एटम्स के बीच, और दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? इक्वल. तो लिखा है ना यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली. आ गया? ओके. अब कोवेलेंट जो बॉन्ड है ये भी दो तरीके का होता है. कितने तरीके का होता है? कौन कौन सा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और सेकंड इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है बताइए? जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं लेकिन अनइक्वल होते हैं. क्यों अनइक्वल होते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जाता है. पोलैरिटी कब कहते हैं हम किसी चीज को पोलर कब कहते हैं? जब उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का या चार्ज का डिफरेंस होता है, सेपरेशन होता है. आगे समझ में? तो पोलर वर्ड से समझ आ रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड है, समझ आता है, लेकिन पोलर क्यों बोला है? क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयर है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है. कैसा है? अनइक्वल. तो लिखो इस बात को, इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड अनइक्वली. और अनइक्वली क्यों होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. ठीक है. और एक है हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. इसमें तो वही होगा, क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स है जो वो क्या होंगे? इक्वली शेयर्ड हो रहे होंगे, है ना? तभी तो नॉन पोलर है. अभी बताया पोलैरिटी कब आती है? जब हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है. एग्जांपल में H2, क्योंकि इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर्ड. O2, N2. ठीक है. आगे समझ में क्या हुआ? शबनम तुम्हें आ रहा है समझ में? पिछले बार क्वेश्चन आया था कि उन्होंने दे रखा था कि एक बॉन्ड है उसकी तोड़ने के लिए 4000 किलो. हाँ वो भी कराएंगे. चलो तुम बताओ क्वेश्चन अपना फिर. तो वो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड. हाँ क्यों वही बताऊंगी अभी. वो एनर्जी का लिखवाऊंगी मैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी थी कोवेलेंट में, फिर आयनिक, फिर मेटेलिक, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर हाइड्रोफोबिक, फिर वैन डेर वाल्स फोर्सेस. तो जो तुम क्वेश्चन बोल रहे हो ना, सबसे ज्यादा एनर्जी 4000 उसी की होती है कोवेलेंट की. तो मैंने कोवेलेंट वो एक बार आप क्वेश्चन दिखाना फिर मेरे को. ठीक है. हाँ ऑप्शंस होंगे ना ये वाले. हाँ तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा आंसर. लेकिन जैसे ये कह दिया कि इसमें और भी ऑप्शंस, तो एक बार क्वेश्चन दिखा देना. ठीक है. चलो इरेज कर दें हम यहाँ से. इरेज कर दें. अब है हमारा नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन या फिर वीक इंटरेक्शन. इसमें बताइए कौन कौन से बॉन्ड्स आएंगे? हाँ और
और देखो हाइड्रोफोबिक आएगी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आएगी, और क्या आएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, वीक बॉन्ड होता है ना, वैन डर वाल्स फोर्सेस आएंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और बताइए कौन से आएंगे, आयनिक इंटरेक्शंस आएंगी, ये आएंगे, और बताओ कौन सा आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफोबिक हो गया, वैन डर वाल भी हो गया। अब वैन डर वाल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, चलिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन किसको बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक से क्या समझते हो, वाटर रिपेलेंट, या फिर हम कहेंगे कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हमें किस में देखी जाएगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच देखा जाएगा, फोन के बीच, फोन याद कर लो, हाइड्रोजन बॉन्ड में किसके संग होती है, HF, H2O और NH3, ये तीन दिखाते हैं सिर्फ फोन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने वाले एटम्स है फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। वैन डर वाल बताइए वीक फोर्सेस है, आयनिक इंटरेक्शंस किससे होती है, जब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको क्या फॉर्म करता है, वो कैटायन, और अगर गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो एनायन, तो कैटायन और एनायन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब देखो जो इक्वेशन बोल रहा है ना उसको इससे रिलेटेड लिखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होती है, मैंने अभी बोला था, फिर आयनिक बॉन्ड होता है, फिर नहीं मैंने अभी बोला था मेटेलिक होता है, कोवेलेंट, आयनिक, मेटेलिक, फिर हाइड्रोजन, कोवेलेंट, आयनिक, मेटेलिक बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, वीक वैन डर वाल इंटरेक्शन। ठीक है जी, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होती है, कोवेलेंट बॉन्ड की, फिर आयनिक बॉन्ड, फिर मेटेलिक बॉन्ड होता है, फिर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और फिर हमारी डाइपोल डाइपोल या फिर वीक वैन डर वाल इंटरेक्शंस होती है। ठीक है, ठीक है जी। अब इसकी कितनी होती है कोवेलेंट की, 80 किलो कैलोरी, 80 किलो कैलोरी। आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है, 40 किलो कैलोरी। मेटालिक की कितनी होती है, 40 किलो कैलोरी। हाइड्रोजन बॉन्ड की कितनी होती है, 3 to 5 किलो कैलोरी। और डाइपोल डाइपोल या वैन डर वाल इंटरेक्शन की कितनी होती है, 0.3 to 0.5 किलो कैलोरी। ठीक है, अब देखो ये है कैलोरी में। अब ये बताइए 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, 4.2 इंटू, बताओ, नहीं पता है, याद नहीं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻⁻6 जूल। अब देखो ये किलो कैलोरी में है, अब 1 कैलोरी मैंने अभी बताया 4.2 के समथिंग है, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो जूल में आता चला जाएगा, किलो जूल में। ठीक है,
तो अभी के लिए किलो कैलोरी में याद कर लीजिए। कोवेलेंट पे कितनी है 80, आयनिक की -6, और क्या कहती मैं, आयनिक की 40 किलो कैलोरी, मेटालिक की 40 किलो कैलोरी, हाइड्रोजन की 3 to 5 किलो कैलोरी और डाइपोल डाइपोल की 0.3 to 0.5 किलो कैलोरी। अब जो तुम क्वेश्चन पूछे थे तुम्हें वो समझ आ गया? अगर ज्यादा सबसे ज्यादा एनर्जी दे रखी है, जूल में दे रखी है, तो किसकी होगी? कोवैलेंट की होगी। समझ गए कि नहीं समझे? मतलब मैम ऐसे है वो क्वेश्चन जो मैं मान लो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है, तोड़ने के लिए 200 300 600 800 कौन सा लगेगा फिर उसको तोड़ने के लिए? बेटा आप यूनिट तो बताओ मुझे इसमें। किलो पर मोल जैसे ये है इसकी तो सबसे ज्यादा लगेगी, मतलब जो तुम बोल रहे हो 800 वाली, अगर उस ऑप्शन में ये है तो वो लगेगी। हाँ बोलो। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड की एनर्जी फिक्स है 80 किलो जूल पर मोल, मतलब किलो कैलोरी ऐसे ही, तो उसमें ये रहता था कि वो 400 किलो जूल पर मोल। ठीक है, या एनर्जी मतलब इतनी एनर्जी वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ये क्वेश्चन दिखा दो तुम, तो उसका तो समझ आएगा, तुम्हारे को नहीं आता तो क्वेश्चन दिखा दो। स्पेसिफिक एनर्जी दे रखी है। हाँ कोई नहीं, मैं बता देना, तुम अभी दिखा देना मुझे इस लेक्चर के बाद, ठीक है? तो ये समझ आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। किलो कैलोरी में जूल में 4.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? चलिए अब लिखिए हाँ लाओ दिखाओ, कोई नहीं दिखा दो, लाओ दिखाओ। चलिए 4.2 जूल के इक्वल है, पता है इसमें रेशियो कुछ -6 वगैरह नहीं है तो काट देना। अब ये और कह रहा है कि 80 किलो कैलोरी होती है हमारी वैल्यू किसकी? कोवैलेंट बॉन्ड की। तो 80 किलो कैलोरी का मतलब है, किलो को वैल्यू रहने देते हैं, कैलोरी को चेंज करते हैं, तो 4.2 करेंगे तो ये कुछ 336 किलो जूल आएगा पर मोल, ठीक है? ये ऑप्शन में है बीच में वैल्यू में, हो गया? समझ गए? और ये प्लीज सही कर लेना ऑनलाइन वाले भी कि 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट में तुम्हारे। क्या क्वेश्चन था मैं फिर से बोल गई, क्वेश्चन दिखाना एक बार, ऑनलाइन वालों को बता देती हूँ। इनको करवा दो। हाँ ये क्वेश्चन करो, ज्यादा नहीं बोलते आपके। क्वेश्चन लिखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, लिख लो अपनी भी नोटबुक में सब। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कितनी एनर्जी लगेगी एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए? तो फर्स्ट ऑप्शन लिखिए, मैं लिख देती हूँ ऑप्शन साथ साथ। रिकॉर्डिंग बंद है ना? फर्स्ट ऑप्शन लिखिए, ऑन है, करा देंगे इसमें। फर्स्ट में कितनी है? 200 to 500 किलो जूल पर मोल। सेकंड में 80 to 150 किलो जूल पर मोल। थर्ड ऑप्शन है 600 to 900 किलो जूल पर मोल। और फोर्थ ऑप्शन है 20 to 70 किलो जूल पर मोल। तो अब क्या है इसमें देखो, उसने बोला कि कितनी एनर्जी लगेगी कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो मैंने अभी बताई कोवैलेंट बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी, ठीक है? अब क्या करा हमने, 1 कैलोरी हमारा 4.2 जूल के इक्वल होता है, तो 80 इंटू में 4.2, ये कितना आया हमारा? 336 किलो जूल पर मोल, ठीक है? आया समझ में? तो अब देखो 336 किसके बीच में होगा? 200 to 500 के बीच में, तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा, ठीक है? आया समझ में? नहीं आया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवैलेंट बॉन्ड इज, ये क्वेश्चन है और उसके ये 4 ऑप्शंस हैं। आगे समझ सबको?
अब लिखो बायो एनर्जेटिक्स। रितिका तुम्हें सब समझ आ गया था तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर? हाँ मैडम। ठीक है, अब लिखिए बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक्स का मतलब कि ये टर्म किससे रिलेट कर रही है? एनर्जी से रिलेट कर रही है। तो इसमें हम क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं किसकी? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की, कि एनर्जी कितनी ट्रांसफॉर्म हुई है, किससे? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। आगे समझ में? बायो एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है? ये क्वांटिटेटिव स्टडी किसकी? क्वांटिटेटिव स्टडी है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि वन फॉर्म से एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही है? वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, बायोएनर्जेटिक्स का मतलब समझ आ गया कि नहीं आया है? उसके बाद लिखिए, उसके बाद पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स। थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स में हम दो लॉ पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्या कहता है? एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट मीन्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। एंड व्हाट अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? इट स्टेट्स दैट ये कहता है कि जो एंट्रोपी होती है हमारे यूनिवर्स की, सिस्टम की, वो हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती रहती है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि एंट्रोपी एक रैंडम फिनोमिनन होता है। ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस। ये कौन सा लॉ कहता है? हमारा सेकेंड लॉ। ठीक है, आगे समझ में? डेल्टा एस क्या है हमारा? एंट्रोपी। क्यू क्या है यहाँ पे? हीट। और टी क्या है? टेम्परेचर। आगे समझ में? बोलो, नहीं आया तो दोबारा बताए। अब जो ये हीट है, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मे बी पॉजिटिव एंड इट मे बी नेगेटिव। तो जो हमारी हीट है ये पॉजिटिव कब होती है? जब हम क्या करते हैं? सिस्टम को देते हैं। हीट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू सिस्टम। जब हम हीट किसको देते हैं? सिस्टम को, जिसकी वजह से क्या होता है? इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है?
बढ़ जाती है। इंटरनल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? यू से। ठीक है, इरेज करते हैं वहां का। इसमें क्या होता है? हाँ जी, हीट है जो, वो हम क्या कर रहे हैं? हीट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग। अगर हम हीट सराउंडिंग को दे रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, आ गया। सिमिलरली वर्क के भी टू फॉर्म्स होंगे। वर्क डन, इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होगा? जब सिस्टम कुछ काम करता है हमारा, उस टाइम पे क्या होता है? हमारा जो वर्क डन है वो क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, जब हमारा सिस्टम कुछ काम करता है तो वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव, जिसकी वजह से उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी क्या होती है? कम होती है, कम होती है। और उसके बाद ये वर्क हैज बीन डन बाय सराउंडिंग, जब हमारा सराउंडिंग वर्क करता है हम पे तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, हो गया। एल कहाँ पे? देखो, गिब्स फ्री एनर्जी, ये हम क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एंट्रोपी है जो, वो क्या है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस को बताती है। तो एंट्रोपी क्या है? इट इज अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या कह रही हूँ मैं? दोबारा सुनिए। जो एंट्रोपी है वो क्या बताती है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, सो इट इज अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, हेंस वी कांट प्रेडिक्ट इट। ठीक है, एंट्रोपी को हम क्या कहते हैं? कि हम इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये अनअवेलेबल फॉर्म है एनर्जी की। तो इसीलिए हम किसको इंट्रोड्यूस करते हैं? उसके रिप्लेस में गिब्स फ्री एनर्जी या फिर फ्री एनर्जी को। आगे समझ में? गिब्स फ्री एनर्जी क्यों इंट्रोड्यूस हुई? क्योंकि एंट्रोपी क्या है? हमारी अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस गिब्स फ्री एनर्जी या फिर फ्री एनर्जी। ठीक है, अब ये गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है ना? जो एनर्जी हमें लगती है किसी काम को करने के लिए, वो होती है हमारी फ्री एनर्जी या फिर गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, energy required to do a work is known as Gibbs free energy। ठीक है, क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी को? किससे दिखाते हैं? डेल्टा जी। इसका फॉर्मूला है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज डेल्टा एच इज, टी इज, डेल्टा एस इज समझे कि नहीं समझे? ठीक है, और हम डेल्टा जी हम क्यों यूज करते हैं? टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन।
to predict the direction of a reaction. हाँ बताऊँ कैसे होगी। अब डेल्टा जी के भी तीन फॉर्म, क्या क्या? डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आई, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आई, और डेल्टा जी हमारा इक्वल हुआ 0 के। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो हम कहेंगे कैसी रिएक्शन हुई है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब रिएक्शन अक्कर स्पॉन्टेनियसली। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इज नॉट अक्कर स्पॉन्टेनियसली। और अगर डेल्टा जी 0 है तो हम क्या कहेंगे? जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बैकवर्ड रिएक्शन के क्या है? बराबर है। तो मतलब कि डेल्टा जी 0 है, मतलब कि रिएक्शन किस में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई? ठीक है, ऑनलाइन वालों को कोई प्रॉब्लम है? ओके, नेक्स्ट लिखिए एक और फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये क्या है? सपोज करिए रिएक्शन हमारी ए था और वो क्या बन गया? रिएक्टेंट ए था, प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया है? बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे? डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन पी बाय आर। पी क्या है? प्रोडक्ट, और आर क्या है? हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, लेट सपोज दिस रिएक्शन अक्कर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो मैंने अभी बताया था डेल जी की वैल्यू क्या हो जाती है उस स्टेट पे? 0। तो यहाँ पे डेल जी क्या हो जाएगा? 0। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना? तो डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा यहाँ से? माइनस आर टी एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और मैंने वो बोला कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। डायरेक्ट नहीं, पूरा लिख लो और ऐसे बॉक्स में बंद कर लो फॉर्मूले से। समझ आया? अभी जो तुम पूछ रही थी ना वो बताएंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड पूछ रही थी ना। समझ गए? कोई दिक्कत है? देखो अगर हमारा k मोर देन 1 आया है तो उस टाइम पे डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। और रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी? अगर हमारा k इक्विलिब्रियम 0 पे है तो डेल्टा जी नॉट उस टाइम पे क्या होगा? 1 मान लो, इसको 0 पे लिख रहे हो, इसको लिख लो 1। अगर k इक्विलिब्रियम हमारा क्या है? 1 है तो डेल्टा जी क्या होगा? 0 पे। और ये रिएक्शन किस में मानी जाएगी? इक्विलिब्रियम स्टेट में। ठीक है, उसके बाद k इक्विलिब्रियम अगर लेस देन 1 है तो हम कहेंगे डेल्टा जी क्या है? पॉजिटिव। और रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है? बैकवर्ड। ठीक है, समझ गए?
देखो एक एग्जाम्पल देखो, ए से बी वाला ही देख लीजिए। यहाँ पे ये है हमारा फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ये है फॉर्मूला। मैंने क्या, लेट सपोज कि हमने यहाँ पे के इक्विलिब्रियम को माना पहले कि ये 1 है। कैसे 1 है कि ये भी 1 है ये भी 1 है, तो b अपॉन ए, या फिर मान लो ये भी 10 है ये भी 10 है, तो डेल्टा जी नॉट क्या आएगा माइनस आर टी एल एन 10 बाई 10 आ गया, तो ये इससे कट गया, एल एन 1 आ गया। अच्छा तुम्हें ये पता है एल एन को जब हम खोलते हैं तो क्या लिखते हैं, ठीक है, आगे समझ में नहीं आया। तो अगर ये के इक्विलिब्रियम 1 पे हो गया, तो मैंने अभी बताया था कि 1 आएगा, तो उस टाइम पे डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। ऊपर देखते हैं, ऊपर समझाती हूँ, ये उतार के टेबल उतारो जल्दी से, ये ऊपर क्वेश्चन समझाती हूँ। ऊपर देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रही हूँ मैं। देखो कोई रिएक्शन है वो ए से बी डायरेक्शन में हुई है, और यहाँ पे भी 10 मोल थे, यहाँ पे भी 10 ही मोल है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, फॉर्मूला अभी बताया था, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन प्रोडक्ट अपॉन, ये बात समझ आती है, ठीक है। अच्छा अगर हम एल एन को खोलते हैं तो क्या लिखते हैं हम इसको, यहाँ पे बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई, आ गई। अब मैं क्या कह रही हूँ, प्रोडक्ट कितना है हमारा 10 मोल, रिएक्टेंट कितना है हमारा 10 मोल, ये कट गए, तो log 1 आ गया यहाँ पे। log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की होती है, log 1 0 होता है, तो माइनस आर टी इंटू 2.303, log 10 की log 1 की वैल्यू क्या है 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, क्या हो गई 0। अगर डेल्टा जी 0 आया है तो रिएक्शन कैसी किस में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। आ गया समझ में कि नहीं आया, आ गया। अब सपोज करो यहाँ पे हमारा होता 100, ठीक है, तो यहाँ पे log 10 आता था, log 10 हमारा 1 हो जाता, तो ये पूरी वैल्यू बड़ी आती। अगर बड़ी आती है तो किस में होती है रिएक्शन, मतलब कि अगर माइनस में आती डेल्टा जी की वैल्यू तो फॉरवर्ड हो जाती रिएक्शन, ठीक है। और अगर डेल्टा जी आपका पॉजिटिव आ रहा होता तो हम क्या कहते थे, रिएक्शन किस डायरेक्शन में हुई है, बैकवर्ड डायरेक्शन। आगे समझ में कि नहीं आई, आ गई। अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या आए, माइनस में आए, तो रिएक्शन कैसी हुई है, फॉरवर्ड। अगर डेल्टा जी की वैल्यू हमारी 0 आए तो हम क्या कहेंगे कि वो किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम में। यदि हमारी डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आए तो रिएक्शन किस में है हमारी, बैकवर्ड में, ठीक है। आगे समझ में। अब हम देखेंगे फ्री एनर्जी चेंज फॉर ए रिडॉक्स रिएक्शन। फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, फ्री एनर्जी चेंज रिडॉक्स रिएक्शन के लिए माइनस एन एफ ई नॉट सेल, रिडॉक्स रिएक्शन है ना सेल के लिए, तो ई नॉट सेल, एफ क्या है यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट। क्या होती है फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू, 96500। अच्छा इसमें एक बात बताओ, ये पता है आज क्या है यहाँ पे, ये तो मैंने तुम्हारा कुछ बताओ, पता है तुमको इनके,
गैस कांस्टेंट 8.03। देखो अगर पीछे सारे में लिख लेना, आर क्या है यहाँ पे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। टी क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर क्या लेते हो आप 298 केल्विन, बस इतना ही तो रहेगा। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे गैस कांस्टेंट। अच्छा कैलोरी में होगा अगर तो कैलोरी में होगा तो क्या लेंगे 2 कैलोरी पर मोल आर की वैल्यू। ठीक है, कैलोरी में क्या लेंगे 2, 1.98 होती है 2 लेते हैं, और जूल में होगा तो 8.314। आर की वैल्यू क्या लेनी है हर क्वेश्चन में 2 इन केस ऑफ कैलोरी, और जूल पर केल्विन के में 8.314, और टेम्परेचर क्या लेते हैं बाय डिफॉल्ट 298। यदि हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप टेम्परेचर को क्या मान के चलेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298। समझ गए। फ्री एनर्जी चेंज फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, सेल के अंदर जो रिएक्शन चलती है हमारी उसका फॉर्मूला लिख लीजिए -NF E नॉट सेल। एन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने दिए हैं या फिर लिए हैं, एफ क्या है फैराडे कांस्टेंट, और ई नॉट सेल क्या है इलेक्ट्रोमोटिव पोटेंशियल। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और कुछ फॉर्मूले लिखवा देती हूँ, क्वेश्चंस में काम आ जाएंगे, है ना। ये फॉर्मूला सुना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, तुमने सुना है औरों ने नहीं सुना है ना। Q हीट है, W है वर्क डन, और डेल्टा U क्या है इंटरनल एनर्जी। आगे समझ में या नहीं आई। एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, Q की जगह पे हम डेल H भी लिख सकते हैं प्लस वर्क डन। देखो क्या कह रही हो, ये फॉर्मूले लिख लीजिए, क्वेश्चन में काम आ जाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल U क्या है हमारा इंटरनल एनर्जी, Q क्या है हमारा बोलो, और W सिमिलरली U तो इंटरनल एनर्जी हो गया, डेल्टा H क्या है यहाँ पे एंथैल्पी। हाँ फर्स्ट लॉ में लिखा है, फर्स्ट लॉ में लिख लीजिए फॉर्मूले दोनों से। ठीक है, और अच्छा आपको ये पता है वर्क डन को हम और क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सुना है कभी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम सुना है कभी, तो बस आप वर्क डन को ये भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू प्रेशर इनटू डेल वी। लिख लिया, हो गया समाप्त, यहाँ पे आपका सब कुछ खत्म। क्वेश्चन कराते हैं। हाँ जी फर्स्ट लॉ में आएंगे, सेकेंड लॉ में तो लिखवाया था हमने डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, और थर्ड लॉ यही कहता है कि एंट्रोपी है जो हमारी वो रैंडमनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आज तो स्लो था कि तेज लग रहा है, सही है ना, कर दे रेस। चलिए क्वेश्चन, हाँ जी वर्क डन का आप नीचे लिख लीजिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। बेटा इक्वल टू है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ओके क्वेश्चन लिखिए, इफ ए पेप्टाइड इज मेड अप ऑफ, if a peptide is made up of 100 amino acid residues, if a peptide is made up of 100 amino acid residues, then what will be the molecular weight, then what will be the molecular weight if peptide is linear, if peptide is लीनियर। लिख लिया, और बी पार्ट लिखिए, इफ पेप्टाइड इज सर्कुलर।
इसका कितना बनता है? 128। 128 ना? देखो क्वेश्चन सुना सबने, पहले क्वेश्चन सुने तसल्ली से, फिर कराएंगे। पहले क्वेश्चन सुनिए, क्या बोला है मैंने। इफ ए पेप्टाइड इज मेड अप ऑफ 100 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, then what will be the molecular weight if peptide is first linear, और अगर हमारी पेप्टाइड सर्कुलर है तो क्या होगा। ठीक है, सो सपोज अब हम ये देखते हैं कि हम लेते क्या है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमाइनो एसिड इज 128, ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू इज, जब वाटर मॉलिक्यूल को हम रिमूव कर देते हैं तो क्या लेते हैं 110, और मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है 80। ये 3 बात पहले तो याद होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट अमाइनो एसिड का कितना होता है 128, और अमाइनो एसिड रेजिड्यू मतलब कि जब 2 अमाइनो एसिड जुड़ गए हैं, जब 2 अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं तो हमारा क्या होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि एक उस टाइप में एक अमाइनो एसिड का वेट कितना है 110, ठीक है। और पानी का तो तुम्हें पता ही है 18 होता है। पहले इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। अब मैंने क्या बोला है, पहला क्वेश्चन है इफ ए पेप्टाइड इज लीनियर, अगर लीनियर है, और कितने अमाइनो एसिड का बताया है मैंने 100 अमाइनो एसिड, तो हम क्या कहेंगे कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद जुड़े हुए होंगे हमारे, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 100 अमाइनो एसिड कितना होगा बोलो, एक का कितना मॉलिक्यूलर वेट है अमाइनो एसिड का 128, और कितने हैं नहीं मैं रेजिड्यू के फॉर्म में नहीं करा रही, मैं पूरा करा रही हूँ, फिर दूसरे उससे करेंगे। रुको पहले ये बताओ मॉलिक्यूलर वेट एक अमाइनो एसिड का कितना होता है 128, तो 100 अमाइनो एसिड का कितना बनेगा 12800, ठीक है। अब ये बताओ कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे 99, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू, या फिर नहीं ऐसे मत लिखो इसको, इस लाइन को ऐसे लिखो, पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनेंगे पेप्टाइड बॉन्ड n-1 बनेंगे, मतलब कि 99, करो इसको मल्टीप्लाई, 1782। हम क्या कह रहे हैं सुनो, जब 100 अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो हम ये कह रहे हैं उस टाइम में हमने पानी का मॉलिक्यूल रिमूव नहीं किया रिमूव, तो क्या हुआ 128 था अमाइनो एसिड का, एक का वेट, एक अमाइनो एसिड का कितना वेट है 128, तो 100 अमाइनो एसिड का कितना बना, ठीक है। अब जब 100 अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे 99, तो 99 into 18 करोगे, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होंगे रिमूव, तो नेट मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा अमाइनो एसिड का, कितना आएगा 12800 माइनस 1782 है बेटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताओ 11018, डेल्टन में आएगा ये, किलो डेल्टन में करेंगे तो बाय 1000 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 11.018 पहले तेरी बात समझ आई। क्या कह रही हूँ मैं कि एक अमाइनो एसिड है वो कितने, मतलब एक प्रोटीन समझ लो कितने अमाइनो एसिड का बना हुआ है 100, एक अमाइनो एसिड का वेट कितना होता है 128, तो 128 into 100, जब ये लीनियर चेन जुड़ेगी तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे लीनियर के केस में हमारे 99 होंगे, तो 18 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे। ऑनलाइन वालों को समझ आ गया, ठीक है। अब देखो जो अंकित क्वेश्चन कह रहा था वो भी सुन लीजिए, ये कह रहा था कि मैम आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप सीधे अमाइनो एसिड रेसिड्यू का वेट ले लो, उससे भी तो सीधे आंसर आ सकता है। नहीं आई समझ में क्या कह रही हूँ मैं, है आ गई समझ में। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो अभी कभी भी ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमारे एरर आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, हम क्या करेंगे हमेशा नेट मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इनटू में एक्चुअल वेट माइनस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू में 80, ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। आ गया समझ में। अच्छा सेकंड क्वेश्चन बताइए क्या था, सर्कुलर में ध्यान रखना लीनियर में हमेशा n-1 का रूल चलता है, सर्कुलर पेप्टाइड में
N रहता है, सर्कुलर पेप्टाइड है कोई भी तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स N-1 नहीं होंगे, उतने ही निकलेंगे जितने हमारे अमाइनो एसिड की चेन है। ठीक है, दोबारा सुन लो ये बात, रुको मैं यहाँ से रेज करती हूँ क्योंकि उसमें कोई भी फ्री फॉर्म मतलब फ्री नहीं रहता ना, हमारे सब इकट्ठे रहते। तो देखो मैं क्या कह रही हूँ, लीनियर के केस में अगर कोई लीनियर चेन है अमाइनो एसिड की, लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, तब हमारे वाटर मॉलिक्यूल कितने निकलते हैं N-1। N क्या है यहाँ पे, सपोज करो 100 अमाइनो एसिड गिवन थे तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे इसमें N-1, मतलब कि 99 वाटर मॉलिक्यूल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। और अगर हमारी सर्कुलर चेन है, अगर हमारी क्या है सर्कुलर चेन है, किसकी सर्कुलर चेन है अमाइनो एसिड की, तो इसकी वैल्यू N ही रहेगी, N वाटर मॉलिक्यूल्स ही निकलेंगे, तो 100 वाटर मॉलिक्यूल ही निकलेंगे सेकंड केस में। ठीक है, सर्कुलर के केस में ध्यान रखना जितने अमाइनो एसिड होते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, और लीनियर सर्कुलर में तो सिर्फ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हाँ कर दो, कैसे करेगा 110 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ 100 का निकालना है, डायरेक्ट ही आएगा। हाँ निकालो, तो आंसर बताओ क्या आएगा, निकालो कितना आया है 11,000 ये। ठीक है, आगे से मैं देखो बता देते हैं करके एक बार। मैं अब तो पूरी तरीके से बता देती हूँ क्योंकि मैंने पहले से बताया, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो मॉलिक्यूलर वेट वाई 100 अमाइनो एसिड का कितना हो जाएगा 128 into 100 दैट इज 12800 डाल्टन। ठीक है इतनी बात। फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 100 वाटर मॉलिक्यूल है ना, कितना आ जाएगा 1800। फोन आ रहा है देखना। $11 किलो डाल्टन आया होगा। ठीक है, मैंने उसी तरीके से बताया क्योंकि कंफ्यूज नहीं कर सकते बच्चों को बार बार। ठीक है, आगे समझ में क्वेश्चन आया, समझ के नहीं आया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आ गया है तो आपको और चीजें बताएं थोड़ी सी बताएं। क्वेश्चंस करने शुरू करो अब आप, एक प्रोटीन खत्म हो गया है हमारा। अच्छा इसको हटाते नहीं है अभी, इसको हटाते हैं। थोड़ी बहुत छोटी छोटी सी चीजें है ना जो बीच में रह गई थी, बस वो कंप्लीट करा रहे हैं। कल से न्यूक्लिक एसिड पढ़ाएंगे और मैं थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखूंगी, मैं पहले कह रही हूँ क्योंकि मुझे इस हफ्ते में न्यूक्लिक एसिड कराना है। इजी है काफी टॉपिक, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना, थोड़ा एक्टिव होके आना। क्या बार है कल, थर्सडे है ना, थर्सडे फ्राइडे 3 दिन में कराना, ठीक है, ज़्यादा पढ़ा नहीं है, हो जाएगा। क्या कह रही हूँ मैं, क्वेश्चन कह रही थी मैं, अमाइनो एसिड बोलो जल्दी जल्दी, कंफ्यूज हो रही मैं, जल्दी जल्दी बोला अमाइनो एसिड। बस ठीक है अभी के लिए। ये क्वेश्चन बता रहे कैसे सॉल्व करने हैं। देखो अब इसमें ये पूछा कि आप नेट चार्ज बताइए इस चेन पे, इस चेन पे क्या बताइए नेट चार्ज, जब पीएच क्या गिवन है आपकी 3, पीएच क्या गिवन है 3 और एक पीएच गिवन है सपोज 9। क्या कह रही हूं मैं, व्हाट विल बी द नेट चार्ज, व्हाट विल बी द, क्वेश्चन लिख लो ना, व्हाट विल बी द नेट चार्ज ऑन दिस पॉलीपेप्टाइड चेन, व्हाट विल बी द नेट चार्ज on polypeptide chain at pH number 1 3, number 2 at pH 9। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? पहले क्या कह रही हूं मैं, व्हाट विल बी द नेट चार्ज ऑन पॉलीपेप्टाइड चेन, नंबर 1 at pH 3 और सेकंड at pH 9। अब ये बताइए हमारी फिजियोलॉजिकल पीएच कौन सी होती है? 7 होती है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है, पीएच क्या है 3 है, पीएच 3 है तो पीएच 7 से क्या है
कम है तो हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, ज्यादा। अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे बेसिक अमाइनो एसिड्स है, जो हमारे क्या है, पहले बताओ बेसिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं? HRK, ये तीनों क्या होने चाहिए उस टाइम पे, प्रोटोनेटेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये उस टाइम पे, क्या हो जाएंगे, प्रोटोनेटेड। आगे बात समझ रही कि नहीं आई? NH2 से वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NH3 पॉजिटिव में। आ गई बात समझ कि नहीं आई है? मैं क्या कह रही हूँ, pH3 है, अगर pH3 है तो हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो उस टाइम पे जो हमारे बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं दैट इज HRK, ये तीन ही तो होते हैं, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, ये NH2 से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NH3 पॉजिटिव में। किस में, NH3 पॉजिटिव में। ठीक है, तो आप देख लीजिए, देखो एक तो टर्मिनल पे रहेगा ही, टर्मिनल पे तो है ही NH3 पॉजिटिव, तो एक चार्ज तो इसका है ही +1। ठीक है, और H ढूंढ लीजिए, ये रहा H, इस पे भी क्या हो जाएगा, +1। अच्छा, R के मैंने लिखा ही नहीं है इसमें, तो नेट चार्ज कितना है इस चेन पे, आ गया समझ में? दोबारा बताएं दोबारा, बस यही है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और ये आते हैं क्वेश्चन 3 के नंबर होते हैं इनमें, कुछ है भी। मैंने अभी बोला था अगर pH कम है तो हम सिर्फ बेसिक अमाइनो एसिड और अमोनिया एन बता देती हूँ, जब हमारा pH कम हो और हाइड्रोजन ज्यादा तो हम N टर्मिनल को देखेंगे इस केस में, क्वेश्चन के केस में बता रही हूँ। किसको देखोगे, N टर्मिनल। और तुम कह रहे हो ना कि यहाँ पे COH हो जाएगा, लेकिन चार्ज तो कुछ नहीं बचेगा ना फिर। हाँ, अगर मान लो ये H है जो आपको, सुनो CO- है, ये हो जाएगा H यहाँ पे, तो इसमें तो कुछ चार्ज बचा ही नहीं ना, तो किस पे चार्ज, जिस पे चार्ज बचेगा वो देखोगे। NH3 पॉजिटिव, मतलब NH2 था NH3 में, मैंने फर्स्ट डे ही कराई थी ये चीज, तुम्हें तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो। याद है नेट चार्ज क्या होता था pH कम पे, पॉजिटिव होता था, तो इसलिए मैं पॉजिटिव चार्ज को तो देखूंगी। तो पॉजिटिव चार्ज तो हमारे किस पे होगा, बेसिक अमाइनो एसिड्स पे, तो NH3 प्लस पे और बेसिक अमाइनो एसिड्स पे। अब भी नहीं, तो बेसिक अमाइनो एसिड्स COH की साइड पे हो सकते हैं ना, दोबारा बोलो। मैं मतलब तो ये उस साइड भी, हाँ, नहीं कुछ दिक्कत नहीं है, ये जरूर थोड़ी वही होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, जो अर्कित बोल रहा है कि CO- भी तो H में ले लेगा, H ले लेगा तो नेट चार्ज तो इस पे 0 ही रहा ना भाई। ठीक है, आगे समझ में, हाँ तो माइनस ही रहता है ये, अगर pH 7 रहती तो रहता है ऐसा। ऑनलाइन वालों को समझ आई ये चीज? मैं ना दोबारा बताती हूँ, सुनो, हाँ दोनों ही बताएंगे, pH 9 का बताएंगे, पहले pH 3 का सुनो। pH 3 है तो उस टाइम पे जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा रहेगी, क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था जब pH कम होती है तो नेट चार्ज क्या होता है अमाइनो एसिड पे, पॉजिटिव होता है, बताई थी ये बात। तो उस टाइम पे हमारे बेसिक अमाइनो एसिड्स पॉजिटिव चार्ज को गेन करेंगे। बेसिक अमाइनो एसिड्स 3 है हमारे, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। तो अब इन तीनों को देखोगे, इसमें सिर्फ H है तो ये ही तो गेन करेगा एक +1, तो कितना चार्ज आ गया टोटल, +2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो pH 9 पे देखिए, अंकित समझ आया? मैं क्या कह रही हूँ, pH 9 और pH मैंने अभी बताया था हम एजम्पशन में 7 लेके चलते हैं, तो अब pH 9 ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, कम होंगे, क्या होंगे, कम होंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये NH3 पॉजिटिव है जो वो किस में बदलेगा, ये था ना, ये अब अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देगा, तो ये किस में बदल जाएगा, NH2 में। ठीक है, तो अब हमें क्या चार्ज देखना है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मैंने बताया था ज्यादा pH होती है तो नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करता है। और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, एसिडिक अमाइनो एसिड्स पे। एसिडिक अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, D और E। इस चेन में है क्या DE, कहाँ है, मुझे तो दिख नहीं रहा, ये रहा, -1 इस पे होगा और एक इस पे होगा, तो नेट चार्ज कितना आ गया
-2। आया क्वेश्चन समझ कि नहीं आया? आ गया? इजी है ना? चलिए, तुम मुझे मेरी तरह से पढ़ाने दोगे ना तो तुम्हारे क्वेश्चन भी करा दूंगी और सिलेबस भी। अगर मैं अब तुम्हारी वाली स्पीड से चली तो सिलेबस ही हो पाएगा, फिर क्वेश्चंस की मैं गारंटी नहीं दूंगी, कर लेना खुद से। इसलिए जैसे करा रही हूँ वैसे करते जाओ, पढ़ते जाओ डेली। समझ गए? तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अब ये बात समझ आ गई होगी आई गेस? आ गई? ठीक है। अच्छा, तुम्हें एक ट्रिक बता देते हैं, एक ट्रिक भी जान लीजिए। ये तो बेसिक चीज थी वैसे, अब एक ट्रिक भी सिखा देते हैं, है ना? हेडिंग लिख लीजिए। ये इरेज कर दें हम? कर दें? समझ आया क्वेश्चन? घर पे करके देखना एक बार। लिखिए, शॉर्टेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द चार्ज। शॉर्टेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द चार्ज। पहला, एट pH लेस देन 5। एट pH लेस देन 5। लेस देन 5 pH में कौन कौन सी pH आएगी? 1, 2, 3 और 4। अगर pH हमारी लेस देन 5 है तो उस टाइम पे रूल क्या लगेगा हमारा? मैंने भी बताया था ना, बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं पॉजिटिव पे, और एक हमारा कोने वाला जो NH3 होता है वो होता है, तो HRK+1। HRK+1 कब होगा ये? जब हमारी pH क्या है? लेस देन 5। 1, 2, 3, 4। आगे समझ में? और 5 भी ले सकते हो इस केस में। फिर सेकेंड रूल, एट pH 6 to 8। सेकेंड में क्या? एट pH 6 to 8। ये कैसी pH होती है हमारी? मतलब न्यूट्रल कह सकते हो, फिजियोलॉजिकल कह सकते हो, लेस एसिडिक और मोर लेस बेसिक काइंड ऑफ कह सकते हो। तो इस केस में क्या होगा चार्ज हमारा? माइनस नंबर ऑफ एसिडिक अमाइनो एसिड। नंबर ऑफ एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड कौन कौन से? डी और ई। माइनस नंबर ऑफ एसिडिक अमाइनो एसिड्स। लिख लिया कि नहीं लिखा? आया समझ में? नहीं आया? जितने भी एसिडिक अमाइनो एसिड दे रखे हो, सपोज करो डी ई ई 3 दे रखे हैं, तो 3 और माइनस है बाहर, तो कितना चार्ज आ जाएगा? -3। किस पीएच के लिए? ये सिर्फ 6 to 8 के लिए। समझ गए? दोबारा बताएं। देखो, अगर पीएच लेस देन 5 है, हाँ, एट pH 6 to 8 पे, 6 to 8 pH पे हम क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ पे जैसे NH3 पॉजिटिव है, D है, E है, E है, H है, K है, COO माइनस है। ठीक है, मैंने बोला इस पे चार्ज बताओ pH 8 पे, आपको बोला मैंने, तो फॉर्मूला सीधे लगा देना, माइनस बाहर आ रहेगा नंबर ऑफ एसिडिक अमाइनो एसिड्स। कितने एसिडिक अमाइनो एसिड? 1, 3, तो चार्ज कितना आ गया? ठीक है, अब लिखो आगे, एट pH more than 8। at pH more than 8। at pH more than 8। अभी रुको, ये हो गया? उतार दिया सबने? तो लिखो, कौन सा अमाइनो एसिड गिनते हैं? पहले तो एसिडिक अमाइनो एसिड्स, और साथ में साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड भी गिनते हैं। कौन कौन से? at pH मोर देन 8, मतलब कि 9 to लेके 14 तक की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या करोगे? चार्ज कैसे निकालोगे? माइनस नंबर ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स -1। ये शॉर्ट ट्रिक है। वैसे तो इसमें एसिडिक अमाइनो एसिड्स ही गिनते हैं, लेकिन इस केस में शॉर्ट ट्रिक क्या है कि कितने बेसिक अमाइनो एसिड, सपोज करो, लेट सपोज 3 है, तो -3 और -1 आगे समझ में? ये शॉर्ट ट्रिक है। उस मेथड से भी करके देखना जो मैंने बताया है, उसके लिए भी बता देती हूँ, कभी तुम भूल जाओ। क्या बताया था उसके लिए मैंने? एसिडिक अमाइनो एसिड्स को गिनना है, बताया था ना। जब पीएच हाई होती है तो नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करता है, तो उस स्टेज पे हाँ एसिडिक अमाइनो एसिड को देखना है। और क्या काउंट करोगे? सिस्टीन एंड टायरोसिन। सिस्टीन एंड टायरोसिन पिछले वाले क्वेश्चन में दिए ही नहीं थे, इसलिए नहीं बताया था हमने। लेकिन ध्यान रखना, मोर देन 8 pH हो अगर, तो हम किस किस को गिनेंगे? एसिडिक अमाइनो एसिड्स को, सिस्टीन को, क्योंकि साइड चेन होती है सिस्टीन की, वो S- में बदल जाती है SH से, और टायरोसिन OH होता है, वो किस में बदल जाता है? O- में। ठीक है, और अगर शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो क्या करोगे? नंबर ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स
-1 और बाहर भी -1। आ गया समझ या नहीं आया? नहीं आया मैम। जो निकालो पीछे वाले क्वेश्चन का निकालो। 9 वाला था जो था उसमें था क्या? पेज 9 पे था, उसमें टायरोसिन और सिस्टीन नहीं था, इसलिए हमने काउंट किया। हाँ वही तो बोल रही हूँ मैं, वो ऐड हो जाएगी। वो भी हो जाएगी यार, ठीक है, तभी तो मैंने लिखवाया यहाँ पे, ऐसे लिखना है +16 + टायरोसिन। ठीक है।